Assalamualaikum. This is Dr. Hashim Khan and I am fresh graduate from Rawalpindi Medical University. I welcome all of you to first ever podcast by Medicos Nexus. So without any further delay, let me introduce to our worthy guest speaker. He is also a graduate from Rawalpindi Medical University and he is from BI 43. Moreover, he is also the founder and managing director of SYNC, which is known as Solidarity Among Young Nation for Change. So please welcome Dr. Ali Hassan Malik. थैंक यू सो मच हाशिम। और सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, स्पेशली बैच 45, आप सब लोगों को बहुत मुबारक देता हूँ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग अच्छे डॉक्टर बन के पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली हसन मलिक आपके टाइम देने का। तो आज की इस पॉडकास्ट का बेसिक मकसद ये है कि चूँकि हमारी हाउस जॉब स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि हमारी क्लिनिकल स्किल्स बहुत कम है और इसीलिए अब जब हम हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा और बीइंग एचओ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमसे क्या डिमांड की जा रही है। सो डॉक्टर अली, पहले हमें ये बताएं कि हम एचओ से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी क्लिनिकल स्किल्स अभी इतनी ज़्यादा पॉलिश नहीं हुई और हमारे पास अभी सिर्फ हमारे पास मुख्य नॉलेज है, तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा हाशिम, ये तो जब भी आपकी हाउस जब स्टार्ट की हर बैच को ये कंसर्न होते हैं कि पहले दिन जाके पता नहीं हमने क्या करना होगा, हमने पूरा हॉस्पिटल हमने संभालना है, हमने पेशेंट को खुद ऑल अलोन डील करना है, डायग्नोसिस हमने बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जहाँ के भी जिस रोटेशन में भी जाएंगे स्टार्टिंग में तो आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वो आपको इनिशियल कुछ दिन आपको गाइड करेंगे, चीज़ें सिखाएंगे। जो एज हाउस ऑफिसर आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि जो आपको टास्क दिए जाते हैं वार्ड के दौरान जो राउंड ऑर्डर्स हैं आपने वो कैरी आउट करना है। जो आपके पीजीज आपके डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि यार ये टास्क करो, आपने वो जस्ट कंप्लीट करना है। आपकी मेन चीज ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबल होना है, जो टास्क दिए जा रहे हैं आपने सिंपली वो करने हैं और उस दौरान भी आपको एक ही चीज सिखाई जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको स्टार्ट फर्स्ट डे से आपको बता दिया जाएगा या खुद ही कर, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अली, नए लोग होंगे, नए सीनियर्स हैं, एक नया माहौल है और सबसे बड़ी बात कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे दोस्त अहबाब भी हमारे साथ नहीं होते, तो इस तरह की नए इन्वायरमेंट में हमने अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है। हाँ, ये वैसे हाउस जब अक्सर रोटेशन में आपके दोस्त आपके साथ नहीं होते, तो इसको ना एक तो आपने अपॉर्चुनिटी लेना है कि नए जो भी लोग हैं, चाहे वो जहाँ कहीं भी आपके दोस्त नहीं थे प्रीवियसली, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, रिलेशन अच्छा फॉर्म करें। सेकेंडली, जो आपके सीनियर जिस तरह पीजीज हैं, आपके एसआरस हैं, जो एचओडीज हैं, आपने मेन टास्क ये रखना है कि सबके साथ एक अच्छा रिलेशन फॉर्म करना है, लर्न करना है और हाउस जॉब को उस रोटेशन को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। ठीक है, एक पेशेंट को हमने अप्रोच कैसे करना है और सबसे बड़ी बात ये कि पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में आते हैं उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं। अच्छा, सो हाशिम, उसमें पेशेंट्स आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं यहाँ पे वो लोग आएंगे जो मेनली अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज, ठीक है, वो और दूर दराज एरिया से, सदर्न पंजाब से, कश्मीर से यहाँ पे आप लोग पास लोग आएंगे। मेन चीज़ पेशेंट क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यार एक डॉक्टर मुझसे अच्छे तरीके से बात करे। तो आपने सिंपल अगर सिर्फ ये अप्रोच रखते हैं कि यार अपने हुस्न अखलाक रखना है, आपने प्यार से बात करनी है, जो चीज़ पूछे आप अच्छे तरीके से गाइड करो, अगर आप सिर्फ ये चीज़ कर जाते तो ये यकीन मानो बहुत दुआएं देते हैं पेशेंट। ठीक है, और उनसे मेन है उनका आदत, दूसरा कहते हैं ना लोग कि अगर डॉक्टर अच्छे तरीके से बात करे पेशेंट का आदत दुख दर्द तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि आपने अपने आप को उनकी जगह रख के देखना है कि यार वो जो पेशेंट बेचारे इतने दूर से ट्रेवल करके आया है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके वो इधर रहने का इश्यूज है, वो बेचारा जमीन पे सोएगा। तो आपने जब अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे तो फिर पेशेंट अक्सर गुस्सा भी होते हैं, चीजें भी होती हैं, लेकिन आप जब अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे तो आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप होगी, आपके अंदर प्यार मोहब्बत का जज्बा डेवलप होगा, आप अच्छे तरीके से गाइड करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, इससे फिर पेशेंट जो दुआएं मिलेंगी वो चीज आगे आपको लेके जाती है। सही। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही सीरियस भी है और हम बहुत कॉमनली उसके मुताबिक अक्सर औकात सुनते भी रहते हैं। वो ये कि पेशेंट्स तो ठीक है उनसे हमें टैकल करना में आ गया, लेकिन पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हमें किस तरीके से टैकल करना है। अक्सर औकात हम लोग ये सुन रहे होते हैं कि डॉक्टर्स और पेशेंट के अटेंडेंट्स के आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चलते हैं और यहाँ तक कि बात हाथापाई तक आ जाती है। तो इसमें इस चीज़ से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिचुएशन आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगी। अक्सर ऐसी सिचुएशन आएंगी, लड़ाइयाँ हो जाती हैं वो सारी। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो इशू आता है, दोनों तरफ से मिस्टेक्स होती हैं। सबसे बड़ा जो इशू होता है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ होता है। अगर आप एक अपनी रूटीन रख लें ड्यूरिंग हाउस जॉब कि आपने एक अच्छे तरीके से पेशेंट को गाइड करना है, काउंसिल करना है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पेशेंट आपके पास आया है शुरू से उसको साथ लेके चले।
आप वाइटल्स करने जा रहे हैं, वहां पे जाके 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के उसको गाइड कर दें कि यार आपकी मरीज के साथ क्या मसला है, हम आगे क्या प्लान करें। आप सिंपल अगर ये रूटीन अभी रखते हैं ना, तो वो हमेशा आपको दुआएं देंगे, वो कभी भी लड़ने की तरफ नहीं आएंगे। इवन अगर उनका पेशेंट एक्सपायर भी होता है, वो स्टिल आपको टैप करके जाएंगे, दुआ देके जाएंगे कि यार डॉक्टर साहब मरीज तो बाकी अल्लाह की मर्जी, लेकिन स्टिल आपने बड़ी एफर्ट की है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ें इंसान को सेटिस्फेक्शन देती हैं कि यार जो पेशेंट आपकी दुआ दे रहे हैं, जो अटेंडेंट्स की दुआएं दे रहे हैं, आपको अच्छा रिलेशन फॉर्म हो रहा है, तो यही मैं समझता हूँ हमारे प्रोफेशन की बेस है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मेरी हाउस जॉब में मैंने ऑलरेडी हमारे वार्ड में अक्सर सिचुएशन होती थी, लेकिन मेरा ये तरीका था कि हर रोज़ मैंने काउंसिल करना है, अच्छा रिलेशन फॉर्म कर रखना है। अगर मुझे पेशेंट आके बुलाता है कि डॉक्टर साहब आए, मेरे मरीज को दर्द हो रहा है, तो फौरन जाना उस टाइम, बेशक माइनर कंप्लेंट क्यों ना हो, आपने उस टाइम फौरन जाना है। क्या पता क्या इशू चल रहा है। अगर आप उसकी कॉल पे जब वो आके बुलाता है, आप वहीं पे जाके अटेंड करते हैं, पेशेंट को अच्छी तरीके से गाइड तसल्ली दे देते हैं कि कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो, हम इधर ही हैं। तो ये चीज़ है जो आपको अच्छा रिलेशन फॉर्म करेगी। अच्छा रिलेशन फॉर्म हो गया तो ये इश्यूज इंशाल्लाह नहीं आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हमने टैकल कैसे करना है? बिल्कुल, स्टिल मतलब ऐसी सिचुएशन अक्सर आते हैं, मतलब आपके अटेंडेंट्स काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, और उस केस में सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक तो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देना। अगर आप वार्ड में अकेले हैं, सीनियर्स को इन्फॉर्म करें, वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। और आप वहाँ पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे जाके अगर वो हाइपर हो रहे हैं, उनकी टोन अगर ज्यादा है, आपने भी रिएक्शन में आके वो नहीं करना कि गुस्से से आप बात करेंगे, उससे मजीद उल्टा लड़ाई बढ़ेगी। आपने उनको काम नहीं करना है कि परेशान नहीं हो, हम अभी देखते हैं। साथ ही आप सिंपल क्या करेंगे, पेशेंट के वाइटल्स करना शुरू हो जाए, ठीक है। उनके सामने आप पेशेंट के वाइटल्स करें, हार्ट रेट लें, ठीक है, बीपी करें। ये इतनी देर तक आपके सीनियर भी आ जाएंगे, और मीनवाइल इसके दौरान भी आप साथ साथ उनको गाइड करें, काउंसिल करें। काउंसलिंग इज द की। ये चीज़ आप करते जाएंगे तो वो चीज़ें आपकी टैकल हो जाएंगी। और अगेन मैं बताऊंगा, अगर इस टाइप का कोई चीज़ होती है, इन्फॉर्म करने के बाद आपने उनसे जितना रूडली अगर बिहेव करेंगे, आप लोग भी गुस्से में आएंगे, तो चीज़ें मजीद वर्स होंगी, ठीक नहीं हो सकती। सही। हाउस जॉब में पेशेंट्स की सीक्वेंस मैटर करती है या नहीं करती? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं कि हमने पहले मेडिसिन करनी है, फिर सर्जरी करनी है। और अगर हम सर्जरी पहले कर लेंगे तो हमारे पास इतना इनफ नॉलेज नहीं होगा कि हम वो सर्जरी किस लिए सीख सकेंगे। इसीलिए हमारे लिए मेडिसिन पहले करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये वाकई ठीक है? अच्छा, अगर इसमें वन वर्ड में आंसर करूँ तो इसको मैं नो कहूँगा। हर किसी की जो भी चॉइस है, जो भी आपने रोटेशन रखी है, वो एक बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है। वो अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ करें। उसका बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहली सर्जरी है या पहली एलाइड है, पहली मेडिसिन है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी रोटेशन होगी, आपके फर्स्ट 1 वीक 2 वीक्स आपको वहाँ पे लगेंगे एडजस्ट करने में। वहाँ पे आप जाएंगे, चीज़ें सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी मेडिसिन पहले हो या वो। मेरी अपनी पीड्स पहले थी, मेडिसिन बाद में थी, सर्जरी एंड पे थी, तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। वो आप हर रोटेशन में जाएंगे, वो एक नया एक्सपीरियंस होगा। उसकी रोटेशन की आप चीज़ें सीखेंगे, वो आगे जाके आपकी इंप्लीमेंट होंगी। अगली रोटेशन जाएंगे, वो अगेन नई चीज़ें आपको आएंगी, और वो सीनियर्स आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड करते रहते हैं। क्या वाकई एचओ का और एचओडी का कहीं पे ताल्लुक होता है, या सिर्फ एचओस का ताल्लुक सिर्फ पीजीज और एसआरस तक होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये कि मेनली आपका जो इंटरेक्शन है एज अ हाउस ऑफिसर वो आपके पीजीज के साथ ज़्यादा होगा, ठीक है। आपके पीजी के साथ आपका हर टाइम उनके साथ ही आपकी डीलिंग्स है। लेकिन जब राउंड्स होते हैं ना, राउंड्स में आपके एसआरस भी आते हैं, एपीज आते हैं, और इवन एचओडी भी राउंड करते हैं। उस दौरान के कुछ एचओडी होते हैं, वो क्वेश्चनिंग एचओ को भी इन्वॉल्व करते हैं, हिस्ट्री से प्रेजेंट करवा लेते हैं, वो इनको इन्वॉल्व करते हैं। बाकी इसके अलावा ये है कि आपका कम होता है कॉन्टेक्ट उनसे, लेकिन ये कि आप खुद जितना करना चाहें, आप यानी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई टॉपिक नहीं आ रहा कोई चीज़, तो आप कुछ एचओडी बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो उन्हें खुशी होती है कि यार एचओ आके कोई बंदा आके उनसे पूछ रहा है, तो आप उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपका ताल्लुक ज़्यादा आपके पीजीज के साथ ज़्यादा होता है, तो उनके साथ अच्छा रिलेशन फॉर्म करें। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि ड्यूरिंग वार्ड्स राउंड ही एचओ का एचओडी के साथ इंटरेक्शन होता है, तो अब ये बताएं कि अगर इन केस वहाँ पे एचओ क्वेश्चन आंसर नहीं करता और एचओडी या सीनियर पीजी जो हैं वो अगर बेइज्जती कर देते हैं किसी बात पे, तो फेस कैसे करें सिचुएशन को? हाँ यार, ये भी अक्सर हाउस में ये चीज़ें होती हैं। इसमें पहली बात है परेशान नहीं होना, ठीक है। एज हाउस ऑफिसर देखिए, हमेशा आपकी वो लर्निंग फेज होती है। आप बेशक इवन सीनियर भी हो जाए, जितने भी लर्निंग तो हमेशा आपकी रहती है। उस चीज़ को जितना आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि यार उन्होंने बेइज्जती कर दिया, तो वो उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा डील करना, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल रूटीन में होती रहती हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बेस्ट वे क्या है, अगर कुछ चीज़ उन्होंने पूछा आपसे, आपको नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा वो रूड हुए हैं या इस तरह का हुआ भी है, आप सिंपल उसके बाद उसी टॉपिक को सर्च करें, पढ़ें।
इसके थ्रू ये होगा कि वो टॉपिक आपको कभी भूलेगा सही। ठीक है, वो हमेशा याद रहेगा ठीक है। तो एक तो इसको पॉजिटिवली लें, लाइटली लें, ये चीजें चलती रहती हैं, हंसी मजाक में भी इसको लाइट लेना है, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना मसला बनेगा। और दूसरा ये कि उस टॉपिक को लें अच्छे तरीके से, उसको पढ़ लें उसी टाइम, तो आई थिंक कवर हो जाता है। सही। हाउस जॉब की रोटेशन बहुत हेक्टिक होती है नो डाउट, तो ये भी सुनने में आता है कि आप वहाँ से लीव नहीं ले सकते। तो अगर इमरजेंसी पड़ गई है और हमें वहाँ से छुट्टी लेनी है तो इसका क्या तरीकेकार है? अच्छा, कुछ आपकी होती है इमरजेंसी लीव्स, कुछ होती है कैजुअल लीव्स ठीक है। और बाकी ये कि हर रोटेशन में भी आपको कुछ ना कुछ ऑफ वगैरह, जैसे इमरजेंसी अगर आप कर रहे हैं तो एक दिन आप ड्यूटी करें, नेक्स्ट डे आपको ऑफ है तो वो आपकी, और फिर संडे लॉन्ग वीकेंड्स आपके आ जाते हैं तो वो आपको ऑफ वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगर आपने इमरजेंसी कोई हो गया, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो गया, तो इमरजेंसी में सब आपको सपोर्ट करते हैं। आप जाते हैं तो वो पीछे से मैनेज कर देते हैं। जस्ट आपने ये करना है, आप सीनियर को इन्फॉर्म जरूर करना है, पीजी को इन्फॉर्म कर दें, आप कैसा है उनको इन्फॉर्म कर दें कि सर ये इशू हो गया तो मैं चाह रहा हूँ ठीक है। सेकंड चीज़ आती है कि यार कोई आपने कैजुअल लीव लेनी है, कोई आपकी शादी किसी की आ गई है और कोई भी इवेंट आ गया, कोई इसके लिए आपने जाना है, तो उसके लिए तरीकाकार ज़्यादातर तो जो होते हैं वो ये कहते हैं कि यार आप अपना रिलीवर प्रोवाइड करें, किसी और से एक्सचेंज करें ड्यूटी, आपकी जगह कोई और करे और आप वापस आके उसकी जगह करें ठीक है। इनिशियली यानी अगर रिलीवर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा, कोई स्टिल इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर अगर आपको ज़्यादा दिन की लीव चाहिए, हफ्ते की चाहिए, उसमें ये होता है कि एक एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे छुट्टी ले लें हफ्ते की, बाद में हाउस जॉब के एंड पे वो पीरियड आप अपना पूरा कर लें, एक्सटेंशन वो आप लगा लें ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि स्टिल आपको एक्सटेंशन 2-3 दिन की सिर्फ लीव चाहिए, कोई रिलीवर भी नहीं हो रहा, तो फिर आप मिलके अपने सीनियर्स को जितना आप अच्छा रिलेशन फॉर्म करेंगे, जितना आपका इमेज अच्छा होगा, आपके अच्छे रिस्पॉन्सिबल अगर आप हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब खुश होंगे। फिर आप इस तरह की बात भी करेंगे ना कि सर मुझे ये इशू आ रहा था, तो वो एडजस्ट कर देंगे ठीक है, तो वो मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। तो आपने ये देखना है कि हाउस जॉब में आपको ये इवेंट अक्सर मिस भी करने पड़ते हैं, तो लेकिन स्टिल चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। और बेस्ट वे रिलीवर हो जाए, रिलीवर ना हो तो फिर आप सीनियर्स के थ्रू थोड़ा सा बातचीत करके वो करें, और ज़्यादा दिन चाहिए फिर आपको एक्सटेंशन करनी पड़ती है। जब भी हमने हाउस जॉब का लफ्ज़ सुना है तो हमारे माइंड में सिर्फ ये एक ही लफ्ज़ आता है कि ये रगड़ा है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है और हमारी बस हो जाएगी। तो इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, हमें फ़ायदा क्या होगा हाउस जॉब से? अच्छा, तो इसमें ये है कि देखें, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ का फर्स्ट ईयर है, स्टार्ट हो रहा है ठीक है। जो आपकी बेसिक्स यहाँ बनेंगी वो आपको आगे हेल्प करेंगी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अगर बात करूँ तो पहली तो अक्सर लोग इससे पहले तो स्टडी कर रहे थे, तो अब घर वालों की एक्सपेक्टेशन है बच्चा कमाएगा कब, पैसे कब आएंगे, तो फर्स्ट चीज़ तो वही है कि आपकी सैलरी वगैरह मिलती है उस चीज़ की। सेकंड ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि यार एग्जाम स्ट्रेस, तो जो आपको पता है मेडिकल कॉलेज में तो वार टेस्ट आ जाएगा, कभी क्या आएगा, प्रॉफ्स आ रहे हैं, सिंडप्स आ रहे हैं, तो बड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, हर कुछ अर्से बाद आपका टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस हवाले से रिलैक्स होते हो कि ड्यूटी जो भी अपनी करें, फिजिकल एग्जॉस्शन है, उसके बाद आप घर चले जाओगे, घर में कोई पढ़ाई की टेंशन या रेस्ट करोगे ठीक है। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपको जब डायरेक्टली पेशेंट का डील करोगे ना ठीक है, क्लिनिकली आपका एक्सपोजर होगा, पेशेंट का डील करोगे, तो वही डॉक्टर वाली अच्छी फीलिंग आएगी। और आप अगर अच्छे डॉक्टर होते हो, अच्छे तरीके से पेशेंट आप इंटरेक्ट करते हो, गाइड करते हो, जो चीज़ मैंने पहले मेंशन की वो करते हो, तो उससे बदले जो आपको सेटिस्फेक्शन, जो दुआएं मिलेंगी ना, यार मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मुझसे बेशक पैसे ना दो, कुछ भी ना दो, ड्यूटीज मैं करता हूँ, मुझे ये दुआएं चाहिए, ये जितनी मुझे देते रहो तो मैं खुश हूँ। इससे आपकी दुनिया भी बन रही है, साथ आपकी आखिरत भी बन रही है। ये ऐसा प्रोफेशन देखिए, आप अपनी जॉब करें, सिंपली जॉब करते करते आपकी दुनिया तो बनी रही है, साथ आखिरत भी बनी है, और पेशेंट्स की दुआएं आपके लिए आगे बहुत काम आती हैं। अल्लाह ताला बड़ा राजी होते हैं। हाउस जॉब की लर्निंग को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, और हाउस जॉब स्टार्ट होने से पहले हमारे माइंड में हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए कि एट द एंड ऑफ रोटेशंस हम लोग क्या अचीव करके वहाँ से निकलें? अच्छा, इसमें यह है कि देखें, हाउस जॉब में ये चीज़ें पैसिव लर्निंग की आपकी तो वो होती रहेगी, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, पैसिवली लर्न कर रहे हो। एक्टिव लर्निंग शायद ही कोई लोग हों जो आपको कहेंगे यार ये पढ़ाएं, आपको सिखाएं, वो चीज़ अब यहाँ पे कम हो जाती है। आप खुद जितना सीखना चाहो उतना सीख सकते हो ठीक है। तो मेरी जो आपको रिकमेंडेशन है वो ये है कि यार हर रोटेशन, आप फॉर एग्जाम्पल आप पीट्स पहले करते हो, लेट्स सपोज पीट स्टार्ट होने से पहले आप वहाँ पे ना जब जाओगे, आप देखो कि पीट्स में इमरजेंसी केसेस कौन कौन से आ रहे हैं। नंबर 2, वहाँ पे ओपीडी केसेस कौन कौन से आ रहे हैं। नंबर 3, स्किल्स क्या क्या चाहिए। ये 3 अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं, मेन चीजें आप लिख लें, क्या ये चीजें आती हैं ज्यादा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स मुझे ये चीजें आनी चाहिए। अब कई चीजें आप पैसे भी लर्न कर लोगे, फिर आप देखोगे यार क्या चीज अभी रहती है, वो चीज आप फिर सीखो, वो अपने सीनियर जो भी आपके ऊपर होंगे उनसे पूछे कि भाई ये कैसे करना है, वो आप सीखें ठीक है। ओपीडी मैनेजमेंट, आपकी इमरजेंसी मैनेजमेंट। नंबर 3 आपकी स्किल्स ठीक है, जैसे इंट्यूबेशन आप करते हो, फोलीज पास करते हो, एनजी पास करते हो, ये आपकी स्किल्स है।
हर रोटेशन में अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है। आप जब जाएंगे इस रोटेशन में आपको पता चल जाएगा यार मोस्ट कॉमन केसेस कौन कौन से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चेकलिस्ट बनाएं और ये सोचेंगे 3 मंथ्स के एंड पे ये चीजें मेरी पूरी हो। अगर ये चीजें आपकी पूरी होती है दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। हाउस जॉब में बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने का और सारी चीजें, तो कोशिश करें जब आपका कोई भी केस अगर आया है वही चीज आपके साथ ही ऑनलाइन सर्च कर लें, ऐप को यूज कर लें, कोई बुक पढ़ लें, वहीं पे खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर वो टॉपिक पढ़ लें, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो बाकी अगर आप सिर्फ ये चीज़ें कर लेते हैं ये मोर देन इनफ है आपकी लर्निंग। अच्छा, हर हाउस ऑफिसर का कोई ना कोई ऐसा टाइम फ्रेम ज़रूर हाउस जॉब में गुजरा होता है कि जो कि उसको हमेशा याद रहता है, तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हाउस जॉब का जो आपको आज भी याद है? वैसे तो पूरा हाउस जॉब पूरा एक साल ही वो बेस्ट एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे हैं और इतनी चीज़ें शेयर करने वाली, लेकिन 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, एक तो ये कि जिस मैंने बताया कि पीड्स में थे और हाउस जॉब थी और उसमें ना एक सदर्न पंजाब से एक फैमिली आई थी वहाँ पे, और उनके बच्चे को मैं ये था कि रोज़ मेरी आदत होती थी कि जाके गाइड करना, प्यार से बात करना और वही बच्चे के साथ खेलता रहता था मैं, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो जब 4-5 दिन बाद बच्चा डिस्चार्ज होकर जाने लगा, उसकी जो मदर थी और वो और उसकी नानी वहाँ पे मौजूद थी, और वो दोनों ने उनका ज़रिए मुआशी था कि वो लोग घर में काम करते थे और उससे वो अर्न करते थे, उनके फादर नहीं थे उस बच्चे के। तो वो मेरे पास आए और उनके पास 100 रुपीज़ थे और उन्होंने वो मुझे दिए, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने इतनी एफर्ट किया तो इसके आप कुछ जूस ले लीजिएगा, हमारे पास और पैसे नहीं है और कुछ भी नहीं है, एक तो दुआएं हैं हमारी। तो जो अम्मा जी थी उन्होंने सर पे प्यार दिया और फिर ये 100 रुपीज़ दिए। तो मैं इतना खुश हुआ उस चीज़ से, मतलब कि यार उनके पास जो चीज़ थी वो सब कुछ आपको देके जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि आपने इसी तरीके से बात की है। और इसी तरह हमारी सर्जरी इमरजेंसी थी, तो रात के टाइम अक्सर पीजीज नहीं होते, हाउस ऑफिसर्स ही डील कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे था, तो एक पेशेंट स्ट्रेचर में कॉरिडोर में थे, स्ट्रेचर पे उसके एक अटेंडेंट शोर कर रहे थे, तो वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी आपस में उनके चल रहा था इशू। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा क्या मसला बनकर, तो कहते हैं कि ना डॉक्टर साहब हमारे मरीज को कोई देख नहीं रहा। मैंने कहा परेशान हो, मैं देखता हूँ। तो मैंने इनिशियल हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, उनको थोड़ा गाइड किया और जो इनिशियल मैनेजमेंट थी ना वो स्टाफ करके कि यार इनको ये ड्रिप्स कर दें, वो सारा करवा दिया। अब वो रात मेरी ईआर थी, मॉर्निंग मेरी ओपीडी ड्यूटी थी, मैं वहाँ से ओपीडी चला गया। अब मैं ओपीडी कर रहा तो अचानक देखा कि सामने से वो अंकल आ गए। तो अंकल कहते हैं डॉक्टर साहब आए ना हमारे मरीज को इमरजेंसी में वो देखें। मैंने उन्हें कहा कि अंकल इस टाइम इमरजेंसी में मेरे से ज़्यादा सीनियर इवन प्रोफेसर इस टाइम राउंड कर रहे हैं, तो वो लोग मौजूद हैं, वो देखेंगे इंशाल्लाह, आप परेशान हो, मेरे से ज़्यादा सीनियर है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब हमें सीनियर्स नहीं चाहिए, हम आप जब से आपने रात को पेशेंट को हमारे हाथ लगाया है हमारा मरीज बहुत बेहतर फील कर रहा है, अब हमें आप ही आए, आप आके हमारे मरीज को देखें, हमें बाकी किसी से कंसर्न नहीं। तो यानी लोग ये आपकी डिग्री और ये चीज़ें नहीं देख रहे होते, वो आपको सिर्फ बिहेवियर एटीट्यूड देख रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हर जगह बहुत अच्छा पीजीज के साथ, मेरे सीनियर्स के साथ, डॉक्टर के साथ सबसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे इवन डॉक्टर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला मेडिसिन में, तो वो भी एक अच्छा ऐड हुआ एक्सपीरियंस। और बाकी भी फिर एक लास्ट एक्सपीरियंस जो शेयर करूँगा, रमज़ान था, रमज़ान में एक हमारी सर्जरी में एक पेशेंट थे, तो वहाँ पे उनको वही ये तरीका जो मैंने बताया ये मेरी आदत थी। तो वहाँ से मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, फिर मैं ईआर मतलब नेक्स्ट वीक मेरी ईआर चल लगी ना, तो वो अंकल उनका ना अपना दही बल्लों का वो शॉप वगैरह थी, तो वो अंकल स्पेशली इफ्तार के टाइम ढूंढते पहले वार्ड गए, पूछते कि डॉक्टर ली कितने हैं, फिर वो स्पेशली उन्होंने बताया ईआर, स्पेशली ईआर में आए, इफ्तार से पहले आए और उन्होंने वो दिए मुझे अपनी शॉप से दही वले ला के डॉक्टर साहब ये आपके लिए, आप स्पेशल हमने आपके लिए बनवाए हैं। तो मतलब इस तरह के लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, और ये जो चीज़ें आई थिंक बेस्ट ईयर गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट ये रीज़न थी क्या लोगों से अच्छा अपने रिलेशन फॉर्म करना। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, इसके अलावा भी कोई फाइनल मैसेज आप अगर देना चाहें? देखिए आपका भी ये स्टार्ट होने वाला है जर्नी प्रोफेशनल लाइफ का, और जो आपकी अभी से रिफ्लेक्सेस, जो आदत अभी डेवलप हुए हैं इस साल, वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगे। अभी अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एलिमेंट्स अगर अभी डेवलप हुए, ठीक है, पेशेंट का ख्याल रखना, पेशेंट सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। अगर फॉर एग्जांपल कई हमारे साथ लोग होते हैं वो फेक वाइटल्स लेते हैं, ठीक है, अगर अभी से इस ट्रेंड पे चल पड़े तो ये चीज़ें आगे भी होनी है। अभी से यार ये कोशिश करें कि मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक ईमानदार डॉक्टर बनना है, सबसे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रीज़न क्या है, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जिंदगियों के साथ डील कर रहे हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों ने ये सोचना है कि जैसा अगर आपके कोई बीमार हो आपकी फैमिली में से, तो आप अगले डॉक्टर से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार डॉक्टर अच्छे तरीके से बिहेव करें, अच्छे तरीके से चेकअप करें, तो जो चीज़ें आप अपने घर वालों के लिए सोचते हैं वही डॉक्टर आपने खुद बनना है, ठीक है। और स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट सेटअप है, नो डाउट ओवर बर्डन सेटअप है, बहुत रश होगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे, कॉल हेक्टिक जाएंगी, नींद नहीं पूरी, खाने का टाइम नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें होंगी।
लेकिन आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत मैटर करता है। अगर आप ये साल तो गुजरना ही गुजरना है, अब ये आपकी मर्जी है कि रो के गुजारना है या हंस के गुजारना है। पॉजिटिव अगर आप माइंडसेट रखोगे ना कि यार मैंने लोगों की दुआएं लेनी है, लोगों को हेल्प करनी है, सेक्रीफाइस करना है। अगर वो अटेंडेंट गुस्सा हो रहा है तो अपने आप उसकी जगह रख के सोचें कि यार उस बेचारे का तो वो इतने दूर से आया, इतने प्रॉब्लम्स हैं, उसका तो बच्चा है जो बीमार हुआ है, ठीक है, तो इस टाइम तो वैसे ही बेचारा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो तो हाइपर होगा, ये सारी चीजें। तो आपने बड़ा बन के सोचना है, वहां पे सेक्रीफाइस का एलिमेंट लेके आना है कि यार चलो खैर मैं माफ कर दे उसको, ठीक है, उसने गलती की है, गुस्सा कर रहा है, कोई मसला नहीं यार, हम सेक्रीफाइस कर लें। तो ये चीजें अगर आपके अंदर डेवलप होगी ना, बिलीव मी यार, अल्लाह ताला इन चीजों से बड़ा राजी होता है। और वो एक अच्छा डॉक्टर है हमारे मुआशरे में। मैंने अक्सर लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में करियर सक्सेसफुल होते देखा है, उनके पास शायद इतनी ज़्यादा डिग्रीज भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ है, एहसास। उनके अंदर एक चीज़ है कि वो पेशेंट से बहुत प्यार से बात करते हैं, उसके दुख दर्द को समझते हैं। और हमारे मेजोरिटी तो आपके जो आएंगे लोग वो सारे गरीब लोग हैं, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास। उनको अगर आप अच्छे तरीके से गाइड करते हो, उनको दवाएं लेते हो, तो आई थिंक बेस्ट ईयर गुजरेगा अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। मेरा हाउस का ईयर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल इधर ही होली फैमिली BBH और DHQ में किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ईयर गुजरा है। उसकी रीजन क्या थी कि ये सारी प्रैक्टिस मैंने फॉलो की। मुश्किलात भी आई, टफ टाइम भी आया, ठीक है, फियर उस टाइम होता है कि एग्जॉस्शन भी हुई, लेकिन उसमें भी ये सोचा कि जो मकसद है हमारी इस प्रोफेशन का कि यार अल्लाह शिफा दे रहा है लोगों को आपके जरिए, अल्लाह ने आपको इसके लिए चुना है, इस चीज़ को नहीं भूलना। ये सोचना है कि हमने टॉप का डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना है जो दूसरों का ख्याल करे। तो ये चीज़ अगर आप करते हो, बिलीव नहीं, साल के एंड पे आप दुआएं दोगे कि यार ये चीज़ थी, हमारा साल पूरा बेस्ट गुजरा है, ठीक है। बाकी अगेन एट द एंड मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक भी कहूँगा, बेस्ट विशेस का इजहार भी करता हूँ और दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको इस सफ़र में कामयाब करे और सबको, हम सबको मिलकर अच्छा डॉक्टर बनाए। पाकिस्तान को अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो कि अच्छे तरीके से गरीब लोगों का ख्याल रख सकें, गरीब लोगों की दुआएं ले सकें, अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। और एट द एंड मैं हाशिम आपका और आपका जो प्लेटफॉर्म अपने इनिशिएटिव लिया मेडिकोज नेक्सस के नाम से, वो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और इन चीज़ों की ज़रूरत है कि लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। हमारे मुल्क में अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम आप पे कि आपको ये तौफीक मिली और आप ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसके थ्रू इसी प्लेटफॉर्म को आगे जारी रखें और अब सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम सपोर्ट करें और आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से हम इंशाल्लाह आगे ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच।